हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी लोगों में से कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो चुका होगा एंड कुछ लोगों का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। आई नो आप सभी कंसर्न होंगे कि मैम इतना लेंदी सिलेबस है, पूरा वेल डिफाइंड है, लेकिन क्या कुछ क्वेश्चन है जो सिलेबस से बाहर भी पूछ रहा है, या फिर मैम ऐसे कौन से टॉपिक है जो बहुत ही बार पूछे गए हैं, इसको हम मोस्ट आस्क्ड टॉपिक के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड ये पूरी की पूरी वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है और उसी के बेसिस पे आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे आप थोड़ा प्रेडिक्शन लगा सकते हो, थोड़ा सा आप खुद को संतुष्टि दे सकते हो कि ये टॉपिक आए हैं तो ये टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए, या नहीं आ रहा तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि सिलेबस उसी वाइज है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस यूनिट वाइज है तो हम यूनिट वाइज ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी और कॉज। दूसरा जो पूछा गया है पीपीसी, और पीपीसी में मेजर कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट आस्क्ड है। ठीक है, इसमें शिफ्ट एंड रोटेशन भी आए बट कम आए, कैरेक्टरिस्टिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जो क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली जो हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी बेस्ड है। यानी कि एक केस दे दिया गया, उसमें पूछा गया है कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होंगे या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। ये रहा ओवरऑल फर्स्ट का। दूसरा बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अगर हम पूरा का पूरा यूनिट की बात करें तो पूरे यूनिट में आपको सब नहीं पढ़ना, 4 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और वो क्या इंपॉर्टेंट है हम टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज जानेंगे। हम बात करते हैं पहला टॉपिक जिसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इन केस ऑफ टू कमोडिटी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि डीएमयू के बारे में आपसे काफ़ी हद तक एक लॉ पूछा गया है और इस लॉ के अजम्पशंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेजरली पूछा गया है आपका टीयू और एमयू, यानी कि यूटिलिटी के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कंज्यूमर से इतना ही। डिमांड की बात करते हैं, डिमांड में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो है मोमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए, ट्रस्ट मी, और इसीलिए भी पूछे गए क्योंकि इन सबसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनने लायक है नहीं। इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, 1-2 बने, बट कितना ही क्वेश्चन देखे। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस कितनी बार भी सेट हो सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, स्कोरिंग है। इफ आई से स्कोरिंग, इसका मतलब बहुत ही इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बात करते प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप सभी ने ही मेरे को बताया कि मैम हर एक पेपर में एक न्यूमेरिकल इस मेथड से ज़रूर आया है। इसका मतलब मोस्ट आस्क्ड टॉपिक अगर देखा जाए तो कौन सा हो गया, परसेंटेज मेथड का न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। तो क्या मैम अलग मेथड, अदर मेथड से नहीं आए हैं? हम बात कर रहे हैं मोस्ट आस्क्ड में से। तो देखो इतना ज़्यादा पेपर हो गया तो आपको लगता है एनटीए कोई भी एक टॉपिक छोड़ा होगा, नहीं, लेकिन मोस्टली जो पूछे जा रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ पूछ रहा है इस टॉपिक से, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहा है एंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही बार पूछे गए हैं। ठीक है, बात करते प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की, तो सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन का रिलेशनशिप। इसके अलावा उसके बाद जो पूछा गया है वो रिटर्न टू फैक्टर है। रिटर्न टू फैक्टर में सबसे ज़्यादा ये पूछा गया, उसके बाद ये एंड रिटर्न टू स्किल मोस्ट प्रॉब्लली ना के बराबर पूछा गया है, बट आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सप्लाई से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर कुछ भी पूछा गया है तो फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई एंड मूवमेंट एंड शिफ्ट जस्ट लाइक डिमांड वाला। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो मेजरली इंपॉर्टेंट वो इसका ग्राफ वाला। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक मेथड में ग्राफ से जो बना के आपको एक्सप्लेन कराया मैंने वो। एंड सेम न्यूमेरिकल जो डिमांड से पूछा गया है सेम वो सप्लाई से भी पूछा जा सकता है, सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है फॉर्मूले में, बस माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, अभी तक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कॉस्ट एंड रेवेन्यू हैं। और कॉस्ट एंड रेवेन्यू में जो सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, कुछ चीज़ें, बट कुछ चीज़ें आउट ऑफ दिस सिलेबस पूछी जा रही है। जैसे इन सबके चारों के बारे में हर बार, जैसे टोटल कॉस्ट, एवरेज का, मार्जिनल, एवरेज फिक्स का, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी जान, इससे बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन आए। नो भाई,
बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, वो तो छोड़ो, जो मोस्टली आस्क किए गए हैं वो है न्यूमेरिकल इस चैप्टर से, जो किसी को भी उम्मीद नहीं था। तो इससे न्यूमेरिकल भी आने के काफ़ी चांसेस है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई की बात करें, लिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू की बात करते हैं, तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू में एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है। इसके अलावा एमसी और एमआर का जो इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशन, वो तीनों कंडीशन 110% आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, बात करते हैं मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन में। ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन एक ही मार्केट ही है, तो उससे तो आएगा ही, कैरेक्टरिस्टिक से उसके प्राइस टेकर है। और इसका जो परफेक्ट कंपटीशन में पूछ सकता है, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, जो कि इनफाइनाइट होता है, ये पूछा जा सकता है। ये प्राइस इफेक्ट तो उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये आपसे ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन टूल एंड डिमांड में जो मोस्ट आस्क है वो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लो। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार देखे गए मिले हैं। राशनिंग तो बहुत ही कम आया है, इसके अलावा टैक्स वाले क्वेश्चंस भी बहुत कम आए, लेकिन जो मेजरली पूछे गए हैं वो है प्राइस फ्लो, प्राइस सेलिंग, और ये ट्रेंडिंग भी है, थोड़ा कूल साउंड भी करता मुझे लगता है, इस वजह से भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये था ओवरऑल माइक्रो के बारे में। अब मैक्रो के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अभी तक जितने भी पेपर हुए, जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है वो माइक्रो से ज़्यादा है रादर देन मैक्रो। ठीक है, यानी कि अगर माइक्रो का वेटेज ज़्यादा है तो आप देख लिए कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। लगभग जितने भी पेपर हुए सबका ये कहना है, 25 से 30 क्वेश्चन माइक्रो का आ रहा है। अब आगे आने वाले पेपर में कैसा होगा, क्या होगा, ये तो भगवान जाने, नहीं एनटीए वाले चाचा जी जानते हैं। बट अभी तक तो जो पैटर्न देखने को मिला वो यह मिला है। स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के बारे में, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए इन चारों का जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो मैच द फॉलोइंग टाइप वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा कहीं कहीं पर्सनल इनकम पूछा गया, कहीं कहीं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा गया है। इफ आई टॉक अबाउट मेथड ऑफ नेशनल इनकम, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मेथड कौन सा है? अब सोचोगे मैम इसमें क्या है ऐसा मेथड में? कुछ नहीं है सच में, लेकिन इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं, न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है वो तो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड तो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वो आपको भी पता है। एक ही टॉपिक है जो टेबल बनवाया है, वही टेबल से तो आपको क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, कि एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, यही पूछ ही रहा है, इससे अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा है। इस साइड वाले में एडीएस का इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, अप्रोच यानी कि 2 सेक्टर मॉडल में कौन सा अप्रोच है, एडीएस अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ने इसका काम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हर एक पेपर में पूछा है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहे थ्योरी फॉर्म में, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाने वाला है। इसके अलावा इससे आपको सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन की कैसे करेक्ट करें एक्सेस डिमांड को, या फिर कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं डेफिसिट डिमांड को। ये दोनों के दोनों जो भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है इसी टॉपिक से आए हुए हैं, और दूसरा वैल्यू एडिट मेथड से आए हैं कि करेक्ट एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को हम कैसे करेक्ट करें, और सरकार का स्पेंडिंग का क्या रोल है उतना नहीं आया। चलिए बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो मनी सप्लाई के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया बेटा? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में M1, M2, M3 और M4 ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा मनी के एवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बारे में पूछा गया, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन के बारे में पूछा गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ मोस्ट स्कोरिंग जो टॉपिक है या चैप्टर कह सकते हैं वो यही है। इसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी। अभी तक जितनी भी क्वेश्चन देखे गए गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी के, अधिकतर क्वेश्चन पैसेज के फॉर्म में देखे गए हैं। पैसेज आए उसे क्वेश्चन करना है, लेकिन अगर पैसेज नहीं आए हैं तो कहाँ से क्वेश्चन आए? पैसेज आए तब तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, उससे आप थोड़ा और इजी लगता है क्योंकि पैसेज में कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है, इन्फॉर्मेशन आप कर लेते हो। अगर पैसेज नहीं है तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। दूसरी जो मोस्ट टॉपिक कवर की गई है वो एग्जाम्पल दे दिया गया, और इस एग्जाम्पल में ना पूछा है कि कौन सा ना रेवेन्यू रिसिट होगा, कौन सा कैपिटल रिसिट होगा। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आए कौन से टाइप के आए हैं? एग्जाम्पल टाइप्स के आए हैं। कौन से टाइप से? एग्जाम्पल टाइप्स के क्वेश्चन आए। एग्जाम्पल दे दिया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और बता दिया है कि भैया बताओ कौन सा रेवेन्यू रिसिट होगा, कौन सा कैपिटल रिसिट होगा। और इसके अलावा जो मोस्टली पूछा गया है वो है
है डिफिसिट बजट, और डिफिसिट बजट से पूछा गया है फिस्कल डिफिसिट। और आपको पता है फिस्कल डिफिसिट कैसे होता है, तो ये गवर्नमेंट बजट में ये 4 टॉपिक तो आप जरूर ही पढ़ के जाएगा, इसके अलावा उतना कुछ पूछा नहीं है। लास्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। देखो अभी तक जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सचेंज रेट का आया है तो बहुत ही एक्यूरेट आया है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी क्वेश्चन आया चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो मेजरली यही आया कि क्लासिफाई करना है कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अगर ये करेंट अकाउंट में जाएगा तो करेंट अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में जाएगा, ये पूछा गया। दूसरी जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर आप सिलेबस में देखो तो मेजरली तो डिफाइन किया गया है कि फिक्स एक्सचेंज रेट आएगा, फ्लेक्सिबल, लेकिन जो मेजरली आया है, ठीक है, इसके मेरिट जरूर पढ़ लीजिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दूसरा फ्लेक्सिबल रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई से, ये पूछा गया। इसके अलावा जो मेजरली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि भैया डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन के बारे में मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए हैं। डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन के बारे में मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। जैसे कि कहा कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी बारे में पूछा गया है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेल में मैंने बता दिया कि ये टॉपिक से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सब टॉपिक मैंने बता दिया, मेजरली क्वेश्चन भी बता दिया किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो आपको अप्रोच भी वैसा ही रखना है कि आने वाले दिनों में हम क्या ऐसा अप्रोच करें, क्योंकि अभी हमको तो पता चल गया। जैसे कोई कहता है ना कि यार पता चल जाता, मज़ा ही आ जाता कि कौन कौन सा टॉपिक अभी तक बहुत ज़्यादा आया है, तो अभी तक आपको फाइनली पता चल गया कि कौन सा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बार आया। अभी आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, अभी आपका अप्रोच एक ही सिंपल सा होना चाहिए कि आपको इससे पॉजिटिव चीज़ लेनी है कि क्या मोस्ट आस्क्ड है, इसका मतलब वो बार बार आया है तो हमारे में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब हमारे में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो टॉपिक टच नहीं किया उससे आने की संभावना नहीं है, आ भी सकता है। लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट आस्क्ड टॉपिक की बात कर रहे थे। अगर आपको इससे भी है कि कुछ टॉपिक हॉट टॉपिक कौन से हैं तो इसके लिए भी एक वीडियो है, वो जाके देख लीजिएगा कि आपकी अभी 27 से जो 3 तारीख के एग्ज़ाम है और उसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही ट्रेंडिंग रहने वाले हैं या फिर आने की बहुत ही ढेर सारी संभावना है, ठीक है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम तो आपसे डेली मिलते ही रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम आपसे मिलेंगे एंड उम्मीद करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाए। बेस्ट ऑफ लक एंड आई नो आप बहुत ही अच्छा करोगे, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फोकस रखना। क्वेश्चन को रिपीटेडली पढ़ो। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के नहीं समझ में आ रहा है तो घाई मत करो, बहुत जल्दीबाजी मत करो, क्वेश्चन को बट टाइम दो। किसी भी चीज़ में टाइम देना पड़ता है तभी तो चीज़ें हमें समझ में आती है। तो टाइम दीजिए, समझिए और तभी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।